हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में भूगोल विषय का एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 2020 का, 2022 का, 2023 का, 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में 2022 का जो है पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पूरा अच्छे से बताऊं कैसे पेपर सॉल्व किया जाता है और किस प्रकार से जो है आपको आंसर लिखना होता है। सब कुछ डिटेल में दोस्तों आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। समय समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं आपको और अच्छे से तैयारी करवाता रहूंगा और पूरे एक महीने में मैं आपकी अच्छी खासी पूरी रिवीजन तैयारी करवा दूंगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तभी मैं आपको पास होने का टिप्स बताऊंगा, अच्छे नंबर से पास होने का तरीका बताऊंगा। पिछले मैं 6 सालों से जो है पढ़ा रहा हूं, इंटर कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज है, और जो है मैं उसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनको कुछ आता नहीं है, जो लिखना सही से नहीं जानते हैं, उनको भी अच्छे नंबर से पास करवा देते हैं बस तरीका बताकर। कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके होते हैं जिसके आधार पे वो अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भूगोल विषय का जो है 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर। आइए समझने की कोशिश करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे और कैसे आंसर को प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जो है आपके टाइप रहेंगे बहुविकल्पीय सवाल। तो जो बहुविकल्पीय सवाल रहेगा उसको कॉपी में कैसे लिखना है इसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले शुरुआत यहीं से करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है मानव भूगोल का उपागम नहीं है। उपागम का मतलब यहाँ पे अप्रोच समझ सकते हैं, एक तरह से स्रोत समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसमें राइट आंसर मात्रात्मक क्रांति हो जाएगी। इसका आंसर कैसे कॉपी में लिखेंगे तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। मैंने कॉपी भी में जो है इसको आंसर को अच्छे से लिखा है तो मैं वो भी आपको दिखा दे रहा हूं, ताकि जो है आप अपने कॉपी में जब आप इसे प्रेजेंट करें तो कैसे लिखे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा वक्त लग सकता है यहाँ पे। देखिए यहाँ से मैंने इसको आंसर को प्रेजेंट किया है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये प्रश्न पत्र हल है यहाँ पे। इसके बाद जो है ये बहुविकल्पीय सवाल है। आपको अपने कॉपी में ऐसे बहुविकल्पीय यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 1 लिखना है, ठीक है। और इसके बाद जो भी आंसर, जैसे पहले का बा सही है तो पहले का बा लिख के इस पर टिक कर देंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर आपको मिल गया। इस प्रकार से जो है आपको आंसर प्रेजेंट करने हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे सकते हैं। दूसरे प्रश्न का जैसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है, और इसके बाद दूसरा प्रश्न का जो भी सही रहेगा उसका नंबर लिखेंगे और यहाँ पे उसका आंसर यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से टिक कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुविकल्पीय सवाल जो है आपको सॉल्व करने हैं। इसके ओर देख लेते हैं एक बार और कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे हैं, ठीक है, और आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। दूसरा दोस्तों जो प्रश्न है ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल है। बागाती फसल का मतलब वो फसल होता है जो बागानों में की जाती है, जो व्यवसाय के लिए किया जाता है। ज्यादातर इसमें व्यापार के लिए ही किया जाता है, उसे बागाती या व्यवसायिक फसल के नाम से जाना जाता है। तो चना, तो जो चना है ये बागाती फसल के अंतर्गत नहीं आता है। गेहूं बागाती फसल के अंतर्गत नहीं आता है। रबड़ नहीं आता इसमें, सॉरी धान नहीं आता है। रबड़ जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो रबड़ होता है ये बागाती फसल के अंतर्गत आता है और ये व्यवसाय के उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा रबड़, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो झारखंड में नहीं है, बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, असम में है। असम का एक क्षेत्र है डिगबोई, यहाँ पे ज्यादातर जो है यहाँ पे खनिज तेल यानी जो पेट्रोलियम का जो भंडार है वो यहाँ पे पाया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से पत्तनों में से कौन सा पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। तो पूर्वी तट की बात करें, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे अगर मानचित्र के माध्यम से एहसास कराऊं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये दोस्तों किसी भी मानचित्र को जो आप देखते हैं तो ये इसका जो होता है ये पश्चिम होता है और इधर जो होता है ये पूर्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि जो है पश्चिम में कौन है तो गुजरात में एक बंदरगाह यहाँ पे है, पत्तन या बंदरगाह, सी पोर्ट बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो यहाँ पे कांडला बंदरगाह है गुजरात में। महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे गोवा में मारमा गांव है और मंगलुरु, यहाँ पे कर्नाटक में न्यू मंगलुरु है और केरल में यहाँ पे कोची बंदरगाह है। ये तो बात हो गई पश्चिम में, ठीक है। वहीं पूर्व की बात करें तो यहाँ पे तमिलनाडु में 2 है, एक तो नीचे है तूतीकोरिन और यहाँ पे जो है ऊपर है आपका यहाँ पे
चेन्नई है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे दोस्तों विशाखापट्टनम है, और यहाँ पे उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में पारादीप है, और यहाँ पश्चिम बंगाल में दो हैं, एक कोलकाता, दूसरा हल्दिया है। ठीक है, तो पूर्वी तट पर है, तो पूर्वी तट पर यहाँ पूछा गया है, तो देखिए तूतीकोरिन जो है पूर्वी तट पर है, कांडला मैंने बता दिया पश्चिमी तट पर है, गुजरात में है, मारमागांव जो है ये आपका जो है गोवा में है, और पश्चिमी तट पर है, कोच्चि भी पश्चिमी तट पर है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तूतीकोरिन हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर आप निकालिए, कभी कोई गलती नहीं होगी। अगला दोस्तों यहाँ पे सवाल, मोंटेवीडियो राजधानी नगर है, यानी किस देश की मोंटेवीडियो जो है ये राजधानी है, तो ये जो उरुग्वे है, ये उरुग्वे मोंटेवीडियो इसकी राजधानी है। अगर मैं मानचित्र में दिखाऊं आपको, तो आप मान के चलिए जो है इसका जो लोकेशन है कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलेगा। ये दोस्तों है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, और यहाँ पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे जो बड़ा देश है वो यहाँ पे है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील है। ब्राजील के बाद दोस्तों यहाँ पे छोटा सा देश पड़ेगा, और इसी देश का नाम है उरुग्वे। ठीक है, इसी देश का नाम है उरुग्वे या उरुग्वे बोलते हैं ऐसे करके। ठीक है, और इसके नीचे जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे अर्जेंटीना दिखाई देगा। तो अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच में यहाँ पे उरुग्वे है, और उरुग्वे की राजधानी जो है यहाँ पे मोंटेवीडियो है। ठीक है, राजधानी एक पूछा जाता है, तो आप इसे एक बार जरूर देखें, मैं आपको अच्छे से ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद करवा दूंगा। बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए देखा जाए तो मैनचेस्टर जो है ये प्रसिद्ध है, और जो भारत का मैनचेस्टर कहलाता है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। ये मैनचेस्टर पड़ता है दोस्तों इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड यानी ग्रेट ब्रिटेन में एक शहर है मैनचेस्टर, वहां पे सूती वस्त्र जो है ये काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पहले नंबर पे दोस्तों नाम आता है चीन का, अब तो नंबर 1 भारत हो चुका है। दूसरे नंबर पे जो आता है भारत आता है, और तीसरे नंबर पे आपका नाम आता है यूएसए का। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम आता है, तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है ये आपके 7 क्वेश्चन हो गए। 2022 में 7 ही क्वेश्चन आते थे। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न, और इनमें क्वेश्चन पूछा है मानव भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम बताइए। अब देखिए कमाल की बात ये है कि यहाँ पूछा है मानव भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम बताइए, और इसका आंसर इसी पेपर में है। आप पहला बहुविकल्पीय सवाल देख लीजिए। पहला बहुविकल्पीय जो सवाल है देखिए इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो मानव भूगोल का जो उपागम नहीं है इसमें राइट आंसर मात्रात्मक क्रांति है। इसका मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी इसका 2 आंसर तो 2 नंबर हमको यहीं से मिल गया। ये स्मार्ट वर्क जो स्मार्ट वर्क करते हैं, जो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं, वो समझ गए होंगे कि इसका आंसर यही मिल जाएगा। तो राइट आंसर जो है आपका ये जो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहीं पे आप 2 नंबर आराम से पा जाएंगे। इसका आंसर दिया गया है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर मैंने यहाँ पे कॉपी में लिखा है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं कैसे आप इसे प्रेजेंट करेंगे अपने कॉपी में। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों दिखा दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे सकते हैं मानव भूगोल के अध्ययन के उपागम में देखिए वही चीज है स्थानिक जो है क्षेत्रीय, और इसके बाद स्थानीय संगठन। इस प्रकार से आंसर प्रेजेंट करना है। पहले यहाँ पे लिखना है अति लघुत्तरीय प्रश्न, और उसके बाद जो है यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 9 लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे 9 लिखने के बाद जो है यहाँ पे आप हिनी डाल दीजिए कि मानव भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम है, पहला उपागम, दूसरा उपागम। ये सही हो जाएगा, 2 नंबर आपको इस पे पूरा मिल जाएगा। कोई कटेगा नंबर नहीं, क्योंकि आपने जो लिखा है सही तरीके से लिखा है। थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा, उच्चारण पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हुई थी कि जो है इसमें 2022 में भी 8 सवाल पूछे जाते थे, लेकिन उसमें सवाल मिस्टेक हो गया है। तो उसमें यह है कि सड़क के किनारे कौन सी बस्तियां देखने को मिलती है, तो रेखीय बस्ती इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर जो है अति लघु का जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा जो है इस पे ऊपर नीचे करने में। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या जो घनत्व है उसको कैसे समझेंगे, इसको भी देख लेते हैं। इसको कैसे आप जो है अपने आंसर में आप लिखेंगे कि कॉपी में कैसे जो है जनसंख्या घनत्व को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है,
तो इसको भी आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, अच्छे तरीके से मैंने आंसर लिखा है। अगर आप पूरा ऐसे लिख देंगे तो 2 नंबर कोई भी टीचर काटेगा नहीं, पूरा नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जनसंख्या घनत्व यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे इसमें, किसी भी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। से मान लीजिए कोई 1 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। इस 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने व्यक्ति निवास करेंगे, चाहे 10 निवास करें, चाहे 50 निवास करें, चाहे 100 निवास करें, जितने व्यक्ति निवास करेंगे उन व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है जनसंख्या घनत्व बराबर व्यक्तियों की संख्या बटे भूभाग का क्षेत्रफल, यानी जो एरिया है उसका क्षेत्रफल कितना है और व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ये निकालने के बाद जनसंख्या घनत्व जो है इसको निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप फार्मूला लिख दीजिए और इसको छोटा सा जो है अंडरलाइन कर दीजिए ताकि जो है आप आसानी से प्रेजेंट कर पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। यहाँ पे लिंगानुपात के बारे में पूछा गया है, तो लिंगानुपात क्या होता है इसको 2 लाइन में आप आराम से लिख सकते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहते हैं। तो यहाँ पे इसका फार्मूला होता है लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000 और इसको अंडरलाइन कर दीजिए। इस प्रकार से जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये लिखने का जो है स्मार्ट वर्क है, कैसे आप आंसर को प्रेजेंट करेंगे आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। आप जिस प्रकार से लिखेंगे उसी प्रकार से जो है आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैं क्वेश्चन नहीं दिखाता हूं लेकिन क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। बागायती कृषि की 2 विशेषताएं पूछा गया है और ये बागायती कृषि में देखिए भी बहुविकल्पीय में भी सवाल पूछा गया था और यहाँ भी पूछा गया है, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बागायती कृषि वो होती है जो बागानों में की जाती है। देखिए बागायती कृषि में अधिक पूंजी लगती है क्योंकि बागानों में की जाती है, बड़े क्षेत्रों में की जाती है तो उसमें पैसा ज्यादा लगता है, यानी पूंजी आपका ज्यादा लगेगा। कुशल श्रमिक मतलब कि श्रमिक जो होंगे उनको जानकारी होना, कुशल होना चाहिए, उनको जानकारी होनी। जैसे मान लो जो है कपास जो है हमको उगाना है, ठीक है, तो कपास उगाने के लिए हमें जो है हम कपास में कौन कौन से किस प्रकार से होता है उसकी जानकारी हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, और उच्च तकनीकी भी हमारे पास होना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी का ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। अगर फसल बर्बाद हो रही है तो उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बागायती कृषि जो होती है बागानों में की जाती है, इसके अंतर्गत चाय, रबड़, केला, नारियल, अनानास आदि फसल आते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आप लिखे हैं, 2 पॉइंट पूछा है, 2 विशेषता लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। 1 नंबर इस पे, 1 नंबर इस पे, टोटल 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से आंसर को प्रेजेंट करना है, यही होता है लिखने का सही तरीका दोस्तों। अगर आप इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मैंने बीच में लिखा है प्रश्नोत्तर नंबर 13 और लिखा है भारत में कोयला उत्पादक 2 क्षेत्र पूछा है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखिए अगर आपको टॉपर बनना है तो। ठीक है, अगर टॉपर नहीं बनना है, पास होना चाहते हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये है कि उसी से संबंधित बनाकर कुछ भी लिख दीजिए, कुछ मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये कि अगर टॉपर की लिस्ट में आना है तो आपको जितना पूछा गया है उतना लिखिए, पूरा नंबर मिलेगा आपको। बात करते हैं यहाँ पे कि कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल। और झारखंड का झरिया जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है और पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज है ये भी प्रसिद्ध है इसके लिए। ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है कि झारखंड का झरिया, देखिए यहाँ पे झार लिखा है, यहाँ भी झार लिखा हुआ है, दोनों झार में झार कॉमन है तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो झारखंड का झरिया जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर टोटल मिला के 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये दोस्तों सही तरीका है। यहाँ पे हेडिंग बार जरूर डाल देंगे कि भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, बस काम खत्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण को परिभाषित करिए, तो उसमें परिभाषा पूछा है। परिभाषा में लिखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत सभी पदार्थ जो प्रकृति द्वारा निर्मित हैं उन्हें शामिल किया जाता है। भाई सिंपल सी बात है, प्राकृतिक पर्यावरण है यानी जो भी पदार्थ हैं, जो भी हमारे पास वस्तु हैं, वो सभी पदार्थ वस्तु प्रकृति के द्वारा निर्मित हैं, उसे हम प्राकृतिक पर्यावरण कहेंगे। जो पर्यावरण में सभी सजीव और निर्जीव जीव शामिल होते हैं। यहाँ पे निर्जीव जीव नहीं, निर्जीव का मतलब जैसे कि पेड़ हो गया, सॉरी, जैसे कि पत्थर हो गया, ठीक है, जैसे कि पानी हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण में जल, मिट्टी, वायु, जीव, वनस्पति, नदी, पहाड़, पर्वत, ये सब जो है इसके घटक हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब अगर इसको एक लाइन में समझना है तो प्रकृति द्वारा जो भी निर्मित है, जैसे मिट्टी है, पहाड़ है, पर्वत है, जीव जंतु, वनस्पतियां, इस प्रकृति के द्वारा निर्मित है, तो ये सब जो है प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 दोस्तों। 15 क्वेश्चन पूछा है, सन नगर को परिभाषित कीजिए। एक बार प्रश्न देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि जो है आपको समझ में आए। ठीक है, प्रश्न जो है यहाँ पे आपका था कि सन नगर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे सन नगर की परिभाषा। यहाँ पे देखो दिया है सन नगर जो है 2 नंबर पूछा है, सन नगर को परिभाषित करिए। तो जो सन नगर है इसको लिखने के लिए हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैंने को बताया था कि जो है आंसर लिखने के लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सन नगर हेडिंग डाल दीजिए और लिखेंगे सन नगर से तात्पर्य ऐसे नगर से है जो विशाल नगरीय क्षेत्र से होते हैं, जो अलग अलग नगरों के आसपास से मिला होता है, जैसे दिल्ली से नोएडा, हैदराबाद से सिकंदराबाद। सन नगर का मतलब ये है कोई एक बड़ा सिटी किसी दूसरे छोटे सिटी से जुड़ा हो। जैसे दिल्ली है, दिल्ली बगल में नोएडा है, गाजियाबाद है। ठीक है, तो वो क्या है, दिल्ली एक बड़ा शहर हो गया, नोएडा भी अपने आप में फेमस सिटी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि नोएडा उसी से विकसित हुआ है दिल्ली के टच में। ठीक है, इसलिए विकसित हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बड़ा शहर जो छोटे शहर से जुड़ा होता है, अटैच होता है, उसी को सन नगर कहा जाता है। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 देखते हैं। 16 है उद्योग को स्थानीयकरण के कारण बताइए। कारक न होता है कारण, यानी उद्योग जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में बताना है। तो उसमें देखिए कच्चे माल की उपलब्धता, सिंपल सी बात है, जहां पे कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे मान लो अगर बनाना है यहाँ पे चीनी बनाना है, ठीक है, चीनी बनाना है, तो चीनी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, गन्ना होना चाहिए। तो गन्ना जिन क्षेत्रों में अधिक उत्पादन होता है, जैसे पश्चिमी यूपी में, महाराष्ट्र में, यहाँ पे गन्ना अधिक उत्पादन होता है, तो मिल भी, चीनी जो मिल होंगी आपको वहीं देखने को मिलेंगे जहां पे आसानी से कच्चे माल मिल जाते हों। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कच्चे माल की उपलब्धता जहां पे होगी उद्योग वहीं पे स्थापित होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुशल श्रमिक एवं सस्ते श्रमिक। जिन क्षेत्रों में कुशल श्रमिक भी हो और सस्ते श्रमिक हो, हर कोई, जैसे अगर आपका मान लो घर बन रहा है, तो आप जब मजदूर रखोगे तो आप ये सोचोगे कम से कम मजदूरी दर उसको देनी पड़े। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कम से कम मजदूरी देनी पड़े और अधिक से अधिक काम लिया जाए और अच्छा काम लिया जाए, उससे अच्छा काम करे हो। तो इसका मतलब ये है कि लोग चाहते हैं कि सस्ता श्रमिक हो और कुशल हो, यानी उसको जानकारी हो उस चीज को करने के लिए जो चीज हम करवाना चाहते हैं। इस प्रकार से जहां पे कुशल सस्ते श्रमिक मिलेंगे वहां उद्योग स्थापित होता है, यानी स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दोस्तों हो गया, इसके बारे में आपको कुछ नहीं लिखना है, बस पॉइंट लिख दीजिए, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसको पूरा समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ बात करेंगे हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न पर। ठीक है, कॉपी में कैसे लिखना है मैं सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, क्योंकि पूरा को पूरा जो मैं पूरा इसका आंसर लिख के लेकर आया हूं, बहुत आसान शब्दों में विथ ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न यहाँ पे है, मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि कौन सी संकल्पना है। संकल्पना का मतलब विचार, थॉट, भावनाएं। इसमें से जो प्रकृति की सर्वोच्च, यानी प्रकृति को सर्वोच्च बताता है, जो कुछ भी है वो प्रकृति ही है। तो यहाँ पे जवाब होगा आपका, ये हो जाएगा सा वाला, पर्यावरण निश्चयवाद। निश्चयवाद का मतलब होता है इसमें प्रकृति सर्वशक्तिमान होता है, उसी को कहते हैं पर्यावरण निश्चयवाद। तो दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि पहले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे सा वाला। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आप इसको जरूर देखें। जनसंख्या किसकी सबसे अधिक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पे देखिए चीन है। ठीक है, पहले नंबर पे चीन है। दूसरे नंबर पे जो है भारत है, हालांकि भारत पहले नंबर पे आ चुका है। और तीसरे नंबर पे देखा जाए तो यूएसए है। ठीक है, टॉप 3 में। तो यहाँ पे देखिए यूएसए का नाम दिया गया है, तो ये राइट आंसर यूएसए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आप दे सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक बागाती फसल नहीं है। तो देखिए 2020 में, 22 में, 23 में लगातार एक क्वेश्चन पूछा गया है। बागाती फसल की बात हो रही है, तो बागाती फसल का मतलब वे फसल जो बागानों में की जाती है उसे कहते हैं बागाती फसल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
नहीं पूछा है तो मक्का इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चाय, रबर और कहवा ये सब जो है आपके बागायती फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि के लिए की जाती है? तो राइट आंसर भूमध्य सागरीय कृषि जो है, यहाँ पे खट्टे रसदार जो फल होते हैं इनकी खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तो राइट आंसर इसमें व्यापार हो जाएगा, तीसरा जो है क्रियाकलाप। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व जो है पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। ठीक है, इस जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल सर्वाधिक है और बिहार जो है पहले नंबर पे है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है ये राजस्थान से होकर जाती है। मैं थोड़ा सा आपको मानचित्र के माध्यम से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं तो आपको थोड़ा सा दोस्तों एहसास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। यहां से देखिए, ये तिब्बत से मानसरोवर झील के पास से एक नदी निकलती है। यहाँ पे एक राक्षसताल नदी राक्षसताल झील है, यहाँ झील से नदी निकलती है। नदी का नाम है सतलज नदी। ठीक है, और सतल नदी में जो है एक नदी आके मिलती है यहाँ से व्यासकुंड से, व्यास नदी, और इन दोनों का संगम होता है यहाँ पे, और फिर यहाँ से एक नहर निकाली गई है और इसी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान में बहती है। ठीक है, जो मरुस्थल एरिया से बहती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। बॉम्बे हाई जो है खनन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो बॉम्बे हाई है यहाँ पे जो है खनिज तेल इसके लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर इसमें सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अति लघु क्वेश्चन। अति लघु क्वेश्चन कैसे हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं इसको समझते हैं। तो सबसे पहले पूछा है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं कैसे जो है आप अपने कॉपी में जो है इसका आंसर लिखेंगे। तो देखिए, बहुविकल्पीय सवाल जो है ये मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे जो है आप इसको पूरा हल कर सकते हैं, और इसका आंसर कैसे देना है ये भी मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया है। ठीक है, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अब अति लघु। अति लघु में सवाल दोस्तों आपका है कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। तो देखिए, एक तरफ मानव है, एक तरफ भूगोल है। इसका मतलब यह है कि मानव और भूगोल को मिलाकर यहाँ पे चलने की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए, मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल का मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंट माना गया है, और मानव और पर्यावरण के बीच जो अंतर संबंध है, इसी अंतर संबंध को मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रटजल के अनुसार कुछ परिभाषाएं यहाँ पे है, परिभाषा देख लेते हैं। कोई एक परिभाषा जो है आप अपने कॉपी में जरूर लिखेंगे। ठीक है, देखिए, मानव भूगोल जो है ये मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मैं आपको सिंपल भाषा दोस्तों समझाऊं तो देखिए, यहाँ पे बात हो रही है मानव समाज की। मानव कहाँ रहता है भैया? मानव रहता है अपने समाजों के बीच में रहता है, और पूरा जो मानव समाज है ये कहाँ रहती है? जवाब होगा पूरा मानव समाज धरातल पे रहती है। तो जो कुछ भी धरातल पे संसाधन है, ठीक है, जो कुछ भी धरातल पे संसाधन है, इन संसाधनों का मानव उपयोग करेगा। तो मानव का असर संसाधन पे पड़ा और संसाधन का असर मानव पे पड़ेगा। तो क्या दोनों में अंतर संबंध है कि नहीं है? बिल्कुल है। दूसरी बात यह है कि क्या एक दूसरे से दोनों जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? बिल्कुल जुड़े हैं। और वहीं पे यहाँ पे जो संश्लेषित शब्द है, संश्लेषित का मतलब होता है जुड़ा होना, मिला होना। यानी एक तरफ मानव है, एक तरफ जो हमारी प्रकृति है, उसके बीच में अंतर संबंधों को बताया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मानव और प्रकृति एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं और संश्लेषित शब्द पर जोर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एलन सी सैम्पुल के अनुसार। एलन सी सैम्पुल ने जो है परिभाषा क्या कहा है, देखिए, मानव जो भूगोल है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कहलाता है मानव भूगोल। पृथ्वी कैसी है? अस्थिर है। पृथ्वी स्थिर है? नहीं, स्थिर नहीं है। क्रियाशील मानव, क्रियाशील क्रिया मतलब काम, मानव काम कर रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है। भैया सिंपल सी बात है, जब आप कुछ काम करोगे तो परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जो परिवर्तन होगा उसी के अध्ययन को क्या कहेंगे? मानव भूगोल कहा जाता है। ये सैम्पुल ने कहा है, बहुत ही सिंपल भाषा में सैम्पुल ने कहा है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो मानव भूगोल है इसमें तीन चीजें हैं।
एक तो दो चीजें इसमें है, एक तरफ मानव है और एक तरफ प्रकृति है, ठीक है। इन दोनों का जो अंतर संबंध है इसी को हम क्या कहेंगे, मानव भूगोल कहेंगे। विथ डायग्राम के माध्यम से भी आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों पहला आंसर आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है वो है दोस्तों यहाँ पे मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो है आंसर कैसे लिखेंगे इसको भी समझ लेते हैं। मानव जो संसाधन उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10वां देखिए आपके सामने आ चुका है। मैंने हेडिंग डाला है यहाँ पे मानव संसाधन, और आप ये हेडिंग ऐसे ही लिखेंगे और अपने पेपर में लिखेंगे मानव संसाधन से तात्पर्य जब मानव अपने शारीरिक और बौद्धिक क्षमता के आधार पे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो उसे कहते हैं मानव संसाधन। मानव सबसे बड़ा संसाधन है। अब देखिए आंसर में मैंने कोई खास नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है मानव संसाधन सबसे बड़ा संसाधन है, तो यहाँ पे कोटेशन का काम कर गया और ये पूरा का पूरा नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि कह रहा है कि मानव जो संसाधन है, मानव क्या करता है, अपने शरीर से काम करता है और अपने बुद्धि अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, और फिर इसके बाद जो है जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करता है। उसी को क्या कहते हैं, मानव संसाधन कहते हैं। यानी सिंपल सी बात ये है, कुछ लोग अपने शरीर से काम करते हैं, जैसे कि मजदूर है ज्यादा शारीरिक मेहनत करता है, और एक जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो बौद्धिक क्षमता के आधार पर अपना विकास करता है। तो इन दोनों शरीर और बौद्धिक क्षमता के आधार पे मानव जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो उसे मानव संसाधन कहा जाता है, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे प्रारंभिक और द्वितीय क्रियाकलाप में विभेद बताइए। यहाँ पे अंतर पूछा है, तो अंतर लिखने के लिए जो है आपको यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जरा गौर फरमाते हैं, देखते हैं प्रारंभिक क्रियाकलाप या फिर प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है। इसमें पर्यावरण में जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उन्हीं को उपयोग किया जाता है और उन्हीं को प्रारंभिक जो है संसाधन या क्रियाकलाप के नाम से जाना जाता है। जैसे कृषि है, पशुपालन है, आखेट है, आखिर मतलब शिकार करना, खनन, यानी जो खुदाई से हमें खनिज प्राप्त होते हैं इसको कहते हैं आपका प्राथमिक क्रिया या फिर प्रारंभिक क्रियाकलाप। यानी सिंपल सी बात है, ये सब हमें कहां से प्राप्त होते हैं, जवाब होगा प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इंसान कृषि करता है, लेकिन अगर मान लो कृषि में जो भी वो चीज उत्पादन करता है वो प्रकृति के द्वारा ही वो जो है उसका उत्पादन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक शक्तियां जो होती हैं उन्हीं की प्रधानता इसमें जो स्वीकार की गई, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट है यहाँ पे द्वितीय क्रियाकलाप। तो उसमें क्या लिखेंगे, इसमें कच्चे माल को दूसरे नई वस्तु में बदला जाता है, उसे द्वितीय क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के समझ सकते हैं, गन्ना है, गन्ना एक कच्चा माल पदार्थ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है गन्ने से चीनी बनाया जाता है, कपास से जो कपड़ा बनाया जाता है, तो इसे हम कहते हैं द्वितीय क्रियाकलाप। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि प्राथमिक जो उत्पाद होते हैं उन्हीं को दूसरे उपयोगी वस्तु में बदल दिया जाए, उसे द्वितीय क्रिया कहते हैं। इस बात को डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। प्राथमिक क्रिया का मतलब इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आ जाएंगे, और जो द्वितीय क्रिया है इसमें चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कुटीर उद्योग, ये सब जाते द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है कृषि में अगर जो भी फसल उत्पादन होते हैं, जैसे गेहूं है, गेहूं से फिर इसके बाद जो है मान लो कि मैदा बन गया, ठीक है, या फिर बिस्कुट बन गया, तो वो दूसरे वस्तु में बदल गया। जैसे गन्ना है, गन्ना से जो है चीनी बन गया, दूसरे उपयोगी वस्तु में बदल गया। तो इसका मतलब ये है कि जो हमें प्रकृति से मिलता है वो प्राथमिक क्रिया हो गया, जो हम उस प्राकृतिक वस्तु को दूसरे वस्तु में बदल देते हैं उसे द्वितीय क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है अति लघु का। तो आपके सामने ये रहा, गुच्छित बस्तियों को परिभाषित कीजिए। गुच्छित बस्तियां क्या होती हैं, इनको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि गुच्छित बस्तियां क्या होती हैं, ठीक है। चलिए देखिए आपके सामने गुच्छित बस्ती है, नाम से स्पष्ट है। गुच्छित का मतलब क्या होता है, गुच्छा, यानी जैसे चाबी का गुच्छा होता है उसमें कई सारे चाबियां होती हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उसमें कई सारे अंगूर लगे होते हैं, ऐसे ही गुच्छित बस्तियां हैं। इन्हें जो बस्तियां होती हैं वो काफी पास पास होते हैं, करीब करीब होते हैं, सकरे रास्ते होते हैं, सटे सटे घर होते हैं, उन्हीं को गुच्छित बस्ती के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, जब घर आसपास या पास पास बने होते हैं तो उसके रास्ते जो है सकरे होते हैं, तो उन्हें गुच्छित बस्ती के नाम से
जाना जाता है। ऐसी बस्तियां जरूर मैदानों में उत्तरी पूर्वी राज्यों में देखने को मिलती हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप भी ले सकते हैं। गुच्छित बस्तियां का अगर एक लाइन में समझना है तो बस आप इतना समझ जाइए कि जो गुच्छित बस्तियां होती हैं उसका मतलब ये होता है घर पास पास होते हैं, रास्ते बहुत सकरे होते हैं, उसी गुच्छित बस्ती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में उसको अगला देखते हैं। प्रश्न में नहीं पढ़ता हूं, मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दे रहा हूं आप लोग को। भारत के किन्हीं दो सिंचाई साधनों का नाम पूछा है, तो यहाँ पे इस प्रकार से भी आप आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर। ठीक है, आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल गया। तो देखिए आप इस तरह भी ले सकते हैं और आप इस तरह भी ले सकते हैं, दोनों आपका सही है। लेकिन इन दोनों में कौन बेहतर लग रहा है, तो जवाब होगा आपका ये वाला ज्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 देखते हैं। 14 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में अगर आपसे पूछ लेगा तो क्या लिखेंगे? इस क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना होता है। इन्हें लिखा है पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में विकास करने की बात कही जा रही है। ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो कार्यक्रम चलाया गया है उसमें कहा गया है कि जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो भी वहां पे आबादी है, जो लोग रहते हैं, उनका जो है विकास करना है। तो इसका मतलब ये है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो विकास है उसको ध्यान केंद्रित करना है। इसका उद्देश्य है वृक्षारोपण करना, कृषि योग्य भूमि बनाना और कृषि करना, फिर बागानी करना, इन सब जो है कार्य करना इनका विशेष उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद तो वहां पे सड़क सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की सुविधा भी जो वहां पे उपलब्ध कराई जाए, और ये सब कार्यक्रम जो है पंचवर्षीय योजना के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, सॉरी, पंचवर्षीय योजना का मतलब 5 वर्ष के लिए जो योजना चलाई जाती है, ये सब जो है उसी की शुरुआत में की गई थी। तो कहने का मतलब ये है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये जो है पर्वतीय क्षेत्रों पे जो लोग रहते हैं उन्हीं के विकास के बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। लिंगानुपात से संबंधित सवाल पूछा है। तो लिंगानुपात का मतलब होता है स्त्री और पुरुष का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। एक लाइन का परिभाषा थोड़ा सा और लिख सकते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख देंगे तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। लिंगानुपात बराबर महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। इस तरह से जो है आपका पूरा का पूरा नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 देखते हैं। 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में कुल उत्पादक जो क्षेत्र बताइए। तो देखिए, एक तो झारखंड है, दूसरा पश्चिम बंगाल है, दोनों इंपॉर्टेंट है। और झारखंड का जो झरिया है वो फेमस है, पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज है ये दोनों फेमस हैं, और यहाँ पे कुल उत्पादक ज्यादा होता है। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। मैं ट्रिक से, तरीके से और आपको आसान शब्दों में तैयार करवा दूंगा, बस थोड़ा सा आप इसे वॉच कर लीजिए, आपको फायदा यहाँ से जरूर मिलेगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं और कैसे अपने कॉपी में आप प्रेजेंट करेंगे कि आपको 4 में 4 नंबर पूरा मिल जाए, वो भी तरीका आपको बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके आंसर पे आ जाते हैं। आंसर मैंने यहाँ पे नीचे लिख लिया है। ये देखिए पूरा जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन था, और इसके बाद जो यहाँ पे अति लघु क्वेश्चन है, किस प्रकार से सॉल्व करना है, यहाँ पे सब कुछ मैंने अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट किया था। ठीक है, अगर आप वीडियो को नहीं देखे तो वीडियो को एक बार जरूर देखें। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न की। लघुत्तरीय प्रश्न देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 17 है, और यहाँ पे मानव के विकास के 4 प्रमुख घटक मैंने हेडिंग डाल दिया, और यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया है मैंने, ताकि जो है अच्छे से मैं प्रेजेंट कर सकूं और मेरा आंसर लोगों से थोड़ा अलग रहे, ताकि जो है पूरा नंबर आपको यहाँ पे मिल जाए। तो क्या करना है आपको, अगर पेपर में आपके क्वेश्चन ये आता है तो यहाँ पे लिखना है मानव विकास के 4 प्रमुख घटक, और कौन कौन से घटक हैं उन्हीं को समझना है। ठीक है, देखिए एक घटक का नाम है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, और तीसरा है उत्पादकता, और चौथा है सशक्तिकरण। ठीक है, आप इसको जो है ऐसे भी याद कर सकते हैं, ट्रिपल सा। ठीक है, और इसके बाद उ है सा उ। ठीक है, सा उ, इस प्रकार से याद करिए। तो देखिए इसमें जो पहला सा है, दूसरा सा है, तीसरा सा है, और इसके बाद उ है। तो इसमें देखिए दोस्तों, सा से हो जाएगा समता, दूसरे सा से सतत पोषण विकास, और तीसरे सा से सशक्तिकरण, और उससे उत्पादकता हो जाएगा। तो सा उ, इस प्रकार से ट्रिक थोड़ा लगा के याद कर सकते हैं। तो देखिए समता क्या होता है, सतत पोषण विकास क्या होता है, उत्पादकता क्या होता है, सशक्तिकरण क्या होता है, इन तीनों के बारे में हमें समझना है, चारों के बारे में समझना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। पहले दोस्तों डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद
बाद जो है पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे और इसको परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे समता लिखा हुआ है, अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो समता का मतलब होता है समानता। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं आपको, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां सभी बच्चों को टीचर एक समान पढ़ाता है कि अलग अलग पढ़ाता है? आपका जवाब होगा एक ही कमरे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सभी को समान रूप से पढ़ाता है। इसका मतलब ये है उसके नजर में सभी लोग कैसे हैं? समान हैं। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि समता या समानता बात एक ही होता है। अब कैसे मानव विकास करेगा इसको हमें समझना है। तो देखिए, समता से आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि लोगों के बिना जाति भेद भाव या फिर लिंग या फिर आय के आधार पर जो है समानता होनी चाहिए। अब इसको मैं आपको आसान शब्दों में ऐसे समझा दूं तो देखिए, मानव विकास कब कर सकता है दोस्तों? मानव विकास यहाँ पे कब कर सकता है? मानव विकास तब कर पाएगा जब सभी लोग समान होंगे, कोई ऊंच नीच नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई जातिवाद नहीं होगा, कोई धर्मवाद नहीं होगा, कोई क्षेत्रवाद नहीं होगा, तो यहाँ पे मानव विकास कर सकता है। लेकिन आप जिस समाज में रहते हैं अगर वहीं पे जातिवाद हो, वहीं पे छुआछूत की बीमारी हो, वहीं पे जो है धर्मवाद, वहीं क्षेत्रवाद हो, इसका मतलब है कि मानव विकास कर पाएगा? मानव विकास नहीं कर पाएगा। यानी जो हमारे पास संसाधन हैं, उपलब्ध अवसर हैं, उपलब्ध अवसर का मतलब यही है कि जो हमारे पास संसाधन हैं उन संसाधनों का सबको बराबर जो है बटे और सब जो है उसका समान रूप से उपयोग करे, तो यहाँ पे समानता होगी और समानता होगी तो मानव विकास करेगा और मानव विकास करेगा तो समाज विकास करेगा और समाज विकास करेगा तो देश विकास करेगा और देश जब विकास करेगा तो देश विकसित होता है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे वही बात कहा गया है जो यहाँ पे लिखा है। अगर आपको तैयार नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, बस आप इतना समझ जाइए, समता का मतलब समानता होता है। यानी जो मानव में समानता होगी, जब जो भी संसाधन है वो समान रूप से लोगों को बटेगा, लोगों को मिलेगा, तो उसका अवसर जो है उनको जो अवसर है उसका फायदा उठा पाएंगे। इसका मतलब मानव विकास कर पाएगा। ठीक है, आई होप पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों देखते हैं। दूसरा पॉइंट है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मतलब क्या होता है? इस परिभाषा को पढ़ने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए जो है यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक पेड़ है और इसके बाद जो है ये मान लेते हैं ये वर्तमान की पीढ़ी है, ठीक है, जो इस पेड़ का उपयोग कर रही है। ये वर्तमान की पीढ़ी है जो इस पेड़ का उपयोग कर रही है। और मान लेते हैं इसके बाद जो ये आने वाली जो पीढ़ी है, ठीक है, ये जो आने वाली पीढ़ी है, अगर ये मानो इस पेड़ का उपयोग कर रहा है तो ठीक है, और आने वाली पीढ़ी भी अगर इसका उपयोग कर ले तो इस प्रक्रिया को सतत पोषणीय विकास कहा जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से और समझा दूं। जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल में पढ़ने के बाद जो आप इंटर पास हो जाएं तो उस स्कूल में जो भी ब्रेंच वगैरह है, जो भी वहां बोर्ड वगैरह है, उसको सब तोड़ ताड़ के चले आइए। तो क्या आपकी आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग कर पाएगी? यानी जो आपके पीछे जो 9th में 10th में जो है 11th में जो है, क्या उसका उपयोग कर पाएंगे? जवाब होगा नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब सतत पोषणीय विकास नहीं है। अब आप क्या करिए, आप पढ़ के निकले हैं, बड़े ही प्रेम से आप पढ़ के निकल जाइए। जो भी वहां पे रिसोर्स होंगे, जो भी संसाधन होंगे, उनका आने वाली जो पीढ़ी है उसका उपयोग कर पाएगी, यानी जो आपके पीछे जो क्लास है उसका उपयोग कर पाएगी। तो इस पूरी प्रक्रिया को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। ठीक है, अब इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे, परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। जो प्रत्येक पीढ़ी है, जैसे कि ये वर्तमान है, मान लेते हैं जो हम लोग वर्तमान है, ठीक है, आने वाली जो पीढ़ी है, जब इस पीढ़ी आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर पाए, यानी संसाधन का उपयोग कर ले, तो उसी प्रक्रिया को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। वही चीज यहाँ बताया गया है, यानी जो सतत पोषणीय विकास है, प्रत्येक पीढ़ी उसका जो है समान अवसर उसको मिलता रहे। आगे है जो पर्यावरण है, पर्यावरण में मौजूद संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाए कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया जाए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचा के रखा जाए, उसी को जो है सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। साथ ही पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, ये भी ध्यान में रखना है। सिंपल लाइन में, एक लाइन में अगर परिभाषित करना चाहें, जो संसाधन है उसको आप उपयोग कर रहे हैं, अगर उस संसाधन को आने वाली पीढ़ी भी उपयोग कर ले तो इसी प्रक्रिया को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब यहाँ पे उत्पादन से है।
किस बात की उत्पादन, आइए देखने की कोशिश करते हैं। उत्पादकता का अर्थ होता है मानव के कार्य क्षमता और बौद्धिक क्षमता से है, यानी मानव कितनी उसकी बौद्धिक क्षमता है और उस क्षमता के आधार पे क्या क्या विकसित कर सकता है, यानी क्या क्या उत्पादन कर सकता है, उसकी बात यहाँ पे कही जा रही है। यानी मानव अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार जो भी उत्पादन करेगा उससे मानव का डेवलपमेंट होगा, मानव का विकास होगा। वही यहाँ पे उत्पादकता की बात कही जा रही है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादन में निरंतर वृद्धि किया जाना चाहिए जिससे मानव विकास कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मानव जो है जो भी कार्य करता है वो अपनी क्षमता के अनुसार और जो उसकी बौद्धिक क्षमता यानी शारीरिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता दोनों के आधार पर जब मानव कुछ उत्पादन करता है, कुछ भी उत्पादन करता है तो उससे मानव का विकास होता है, क्योंकि जितना जैसे जिस प्रकार से उत्पादन होगा उसी प्रकार से मानव का जो है विकास होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं सशक्तिकरण की। सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना। अपने विकल्प चुनने का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसके 4 ऑप्शन हैं, उस क्वेश्चन के मान लेते हैं 4 ऑप्शन हैं। अब जो आपको सही लगे उसको आप टिक करिए। तो आप कैसे टिक कर पाएंगे? जब आपको कंठस्थ होगा, जब आपको कंफर्म होगा कि ये सही है। इसका मतलब ये है कि आप सही गलत फैसला लेने के तैयार हैं, अपने आप में सक्षम हैं, मजबूत हैं। तो सशक्तिकरण का मतलब क्या है? आप अपने आप में सक्षम हैं, मजबूत हैं, आप फैसला ले सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। वही चीज दोस्तों इसमें कहा गया है कि उस सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कमजोर पिछड़े व्यक्ति या समूह समुदाय इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो अपने जीवन का निर्णय स्वयं ले सके और अपने शक्ति के दम पर विकास कर सके। यही बात इसमें कही गई है। जिससे आपने नाम सुना होगा महिला सशक्तिकरण के बारे में। तो महिला को इतना सक्षम बनाना है, इतना ताकतवर बनाना है कि वो अपने सही फैसले या जो है जो उसके फैसले हैं, गलत क्या है सही क्या है, उस पर निर्णय ले सके। उससे लिए महिला सशक्तिकरण चलाया जाता है, अभियान चलाया जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि सशक्तिकरण का मतलब यही है कि इंसान को कितना सक्षम होना चाहिए, कितना ताकतवर होना चाहिए, कितना जो है अपने आप में ऐसा पावर होना चाहिए जिससे वो सही गलत का फैसला ले सके और क्या सही है क्या गलत है उसी आधार पे फैसला लेकर अपना विकास कर सके। तो इस पॉइंट को आप समझ सकते हैं। आई होप आपको 4 पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उस पर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है लघु उत्तरीय में। दूसरा है चलवासी पशु चरण और वाणिज्यिक पशुपालन में विभेद लिखिए। 2+2 4 नंबर में सवाल पूछा गया है। आइए इस आंसर को भी लिखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में। रट्टा नहीं मारेंगे दोस्तों, बस समझने की कोशिश करेंगे। आपको थोड़ा सा अगर आप कंसंट्रेट करते हैं तो आपको समझ में पक्का आ जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे प्रश्न उत्तर नंबर 18 लिखने हैं। कॉपी में ऐसे ही आपको लिखना है और उसके बाद चरवासी पशुचारण है और यहाँ पे वाणिज्यिक पशुपालन है। तो पहले बात कर लेते हैं चरवासी पशुचारण क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इसका अर्थ समझा देता हूं, फिर आगे आपको समझ में आसानी होगी समझने में। चल मतलब क्या हो रही है, यहाँ पे चल और वासी लिख रहा है। चल वासी, चल मतलब चलना, जैसे आप किसी भाई चल स्कूल चलते हैं चल, है ना। तो चल मतलब चलना हो गया, वासी मतलब वसना, चल कर किसी दूसरे स्थान पर वसना, ये चलवासी हो गया। और यहाँ पे लिखा है पशु, यहाँ पे लिखा है चारण, चारण मतलब चराने वाला, और किसको? पशु को, पशु को चराने वाला। मतलब ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर पशुओं को चराते हैं, उन्हें चलवासी पशुचारण कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इसके और आगे परिभाषा में क्या क्या आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि अंतर लिखना है तो पॉइंट वाइज आप लिख लीजिए, आपको आसानी होगी। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। ये क्या है? एक व्यवसाय है। जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों पे रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों पे रहते हैं, वो लोग जानवर पालते हैं, ठीक है, पशुओं को पालते हैं अपने जीवन यापन के लिए, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानवरों को लेकर चराते हैं, क्योंकि भोजन के तलाश में, पानी की तलाश में, यानी चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं पशु को चराने के लिए, इसीलिए उन्हें चलवासी पशुचारण कहा गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट दोस्तों देखते हैं यहाँ पे
इसमें पशु चारक अपने पालतू पशुओं को पानी और चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। पशु चारक, चारक मतलब चराने वाला, किसको? पशुओं को चराने वाला। जो पशुओं को चराने वाला है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी और चारे के लिए जाते रहते हैं, इसलिए इन्हें चरवासी पशु चारक कहते हैं। सिंपल है, सिंपल भैया होगा जरूर, अगर आप थोड़ा समझ जाएंगे तो और सिंपल हो जाएगा। बात करते हैं तीसरा पॉइंट दोस्तों। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, तीसरा पॉइंट दोस्तों है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके प्रमुख जो क्षेत्र हैं, सहारा मरुस्थल, एशिया, अरब प्रायद्वीप, मंगोलिया, टुंड्रा प्रदेश, ये कुछ ऐसे देश हैं या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जो है चरवासी पशुचारण पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात करूं मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको महसूस कराऊं तो ये अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और उसके बाद जो है यहाँ पे ये इंडिया हो गया, और उसके बाद जो है यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, ये देखिए ये जो क्षेत्र है ये अरब प्रायद्वीप है, ठीक है, और इधर ये है एशिया, ठीक है, एशिया है, और ये अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है यहाँ पे है सहारा मरुस्थल, ठीक है, सहारा मरुस्थल हो गया, ये अरब प्रायद्वीप हो गया, और जो है ये आपका यहाँ पे हो गया एशिया, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे है टुंड्रा प्रदेश, ऊपर जाएंगे टुंड्रा प्रदेश मिलेगा। तो इन क्षेत्रों में जो है चरवासी पशुचारण देखने को मिलते हैं। मैपिंग के द्वारा दोस्तों अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो और आसानी होगी और पूरा नंबर मिलने का चांस हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, मतलब अगला पॉइंट पर। इनमें से पशुओं को देखभाल के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती है, मतलब कि पशु को जो देखभाल होती है उसमें कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती है, नॉर्मल ऐसे अपना जैसे चलता है वैसे चल रहा है, कोई विशेष देखभाल की व्यवस्था नहीं होती है। बात करते हैं अगले पॉइंट में, पशुओं को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो है जाते रहते हैं, जिसमें भेड़, बकरी, ऊंट, याक आदि पशु पाले जाते हैं। भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, ये सब जो है इसमें पाले जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे वाणिज्यिक पशुपालन। वाणिज्यिक पशुपालन का मतलब जो वाणिज्य मतलब व्यवसाय होता है, जो पशुओं को पाला जाता है वो व्यवसाय के उद्देश्य से पाला जाता है, इसीलिए इसे वाणिज्यिक पशुपालन कहा जाता है। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं पॉइंट वाइज। इसमें पशुओं के व्यवसाय के उद्देश्य के लिए पाला जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें एक निश्चित फर्म होता है और पूंजी अधिक लगती है, उच्च प्रबंधन की आवश्यकता होती है। फर्म का मतलब जैसे कंपनी होती है ऐसे इनका फर्म होता है, वहां पे जो है पशुओं को जैसे एक बाड़ा होता है, बाड़ा का मतलब चारों तरफ घेरा होता है, उसी घेरे में यहाँ पे एक दरवाजा लगा देते हैं और दरवाजे से जो है वहां पे अंदर जानवर करते हैं और उसी चारों तरफ बाड़े में जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं और वहीं पे जो है फर्म में वो रहते हैं। इसमें कहा गया कि अधिक पूंजी लगती है, पैसा अधिक लगता है, क्योंकि व्यवसाय के उद्देश्य से किया जाता है, तो व्यवसाय के उद्देश्य से किया जाएगा तो भाई पैसा ज्यादा लगेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है पैसा ज्यादा कमाएंगे भी। और उच्च प्रबंधन, उच्च प्रबंधन का मतलब होता है कि हाई इसमें जो है मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, यानी कोई जानवर बीमार हो गया तो उसको इलाज कराना है, या फिर जो है कौन जानवर किस प्रकार से वहां पे रह रहा है उसको देखभाल करना है, नहीं उच्च प्रबंधन की जरूरत होती है। इसमें भेड़, बकरी, गाय, बैल ये सब जानवर पाले जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनका जो उद्देश्य होता है, वो जो व्यवसाय होता है व्यवसाय के उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं इनमें जो है जानवरों से दूध, मांस, ऊन, खाल आदि प्राप्त करते हैं और उनका ही व्यवसाय किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस क्षेत्र में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना, अफ्रीका में जो है ये पाए जाते हैं। अगर बात करें तो जो है कुछ इस प्रकार से जो है आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिखाई देगा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो है पाए जाते हैं ये सब जानवर, और इसी के नीचे यहाँ पे न्यूजीलैंड है। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में कनाडा, अर्जेंटीना जो है, उत्तरी अमेरिका में कनाडा है, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है, तो एक दो देश का नाम आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आपका जो है चरवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुपालन में अंतर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है अति लघु क्वेश्चन, बहुत जल्द ही आपके सामने आने वाला है और ये आ चुका है भैया अति लघु क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है, विश्व में लौह इस्पात उद्योग के विकास के कारकों का वर्णन कीजिए, इस उद्योग के प्रमुख देशों का नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आइए इस आंसर को लिखने की कोशिश करते हैं, और कैसे आप इसे लिखेंगे आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इसका उत्तर जो है आप कैसे लिखेंगे आसान शब्दों में यहाँ पे मैंने लेकर आ चुका हूँ। चलिए बात करते हैं दोस्तों लौह इस्पात उद्योग के बारे में। तो लौह इस्पात जो उद्योग है ये कैसे जो है इसको आप प्रेजेंट करेंगे, इसको हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि भैया हो चुका है 18 मिनट का वीडियो, तो आप थोड़ा सा बोर भी हो सकते हैं। मुलाकात करते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।